दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो में हमें जो है तटीय मैदान या तटीय घाटों को पढ़ना था। इसके साथ साथ जो भारतीय मरुस्थल है उसको पढ़ना था। और जो हमारा पुराना वीडियो था, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने प्रायद्वीप पठारों को पढ़ा था, समझा था उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके भौतिक आयाम क्या हैं और क्या महत्व है उन पठारों का, उनको देख लिया। आज का ये जो आपका पार्ट 5 है, इसमें जो है हम लोग दो चीज को पढ़ेंगे। एक मरुस्थल, दूसरा हमें तटीय मैदान और घाटों को पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने एक शब्द लिया मरुस्थल, तो शायद आप इससे परिचित ना हो या आपको समझ नहीं आया कि मरुस्थल क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मरुस्थल आप अपनी आम भाषा में कह सकते हैं रेगिस्तान, लेकिन मरुस्थल रेगिस्तान में भी अंतर हो जाता है। देखिए, मरुस्थल का मतलब होता है, मैं लिख दूं मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो अत्यधिक गर्म हो या अत्यधिक ठंडा हो। ये दोनों हो सकता है कि जो मरुस्थल हो वहाँ का जो तापमान हो वो 50 डिग्री सेल्सियस हो, 52 डिग्री सेल्सियस हो, 48 डिग्री सेल्सियस हो। या हो सकता है वहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो, -30 डिग्री सेल्सियस हो, -40 डिग्री सेल्सियस हो। कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो वनस्पति है, वनस्पति आप ऐसे समझे, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि घास भी आपको देखने नहीं मिलेगी। वहाँ पर वनस्पतियों की कोई भी मात्रा या आपको संख्या नहीं देखने मिलेगा। वहाँ पर वनस्पति न्यूनतम या नगण्य है, या तो बहुत कम है या ना के बराबर है। ऐसा हमें दो जगह ही देखने को मिलता है। एक, आप कुछ रेगिस्तान ले सकते हैं जहाँ पर रेत ही रेत हो, या आप बर्फीले क्षेत्र ले लें जहाँ पर आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको कोई पेड़ पौधे घास नहीं देखने मिलेंगे, कोई जीव जंतु आपको देखने को नहीं मिले, तो उनको सामान्यतः मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल गर्म भी हो सकते हैं, मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल लीजिए, जैसे सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। यदि आप वहां जाएंगे तो वहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा वहां का तापमान रहता है। और वहां की जो सतह है वो कैसी, एकदम कठोर है, एकदम सख्त है, कठोर है, सख्त है। और वहां पर पानी नहीं है, वहां पर कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर कोई घास भी नहीं देखने को मिलता है। वो ऐसा एकदम वीरान पड़ा हुआ है। वो सहारा रेगिस्तान है। किसी को सहारा नहीं देता है, लेकिन नाम है सहारा रेगिस्तान, तो उसको कहते हैं, वो भी एक मरुस्थल है। एक मरुस्थल आप ले लिए अंटार्कटिक महाद्वीप पर, जो अटलांटिक महाद्वीप है वहां पर लीजिए। वहां पर जाएंगे तो आपको बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगा। कोई घास नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, बर्फ ही बर्फ। उसको भी मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल का मतलब जहाँ पे वनस्पति ना हो, वनस्पति ना हो, तापमान कम या ज्यादा दोनों में से जो हो, विरल हो, आमतौर पर उसको मरुस्थल कहते हैं। तो जो भारत का मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? वो ठंडा मरुस्थल नहीं है। भारत का जो मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। अब जो गर्म मरुस्थल होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा मरुस्थल जहाँ पर रेत ही रेत हो, एक मरुस्थल ऐसा हो जहाँ पर गर्मी खूब हो, कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु ना दिखे, घास तक ना दिखे, लेकिन वहाँ की जो जमीन है बहुत कठोर देखने को मिल सकती है। भारत का जो मरुस्थल है कैसा है? वो रेतीला है, वहाँ पर रेत ही रेत आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही गर्म। वहां पर वनस्पति तो होगी नहीं, इस वजह से, जो कि रेत ही रेत है, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान। तो रेगिस्तान क्या है? एक तरीके से मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल के बारे में जान लीजिए। जो हमारे मरुस्थल है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो बारिश होती है उसको सेंटीमीटर में हम मापते हैं। यदि कहीं पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। और कहीं पर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो, तो 1500 हो गया, 150 सेंटीमीटर वर्षा हो तो कहेंगे ना तो 100 से 150 ले लें। कहीं पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो तो कहेंगे वर्षा ना तो बहुत अच्छा हो रहा है, ना बहुत ज्यादा हो रहा है, ना तो बहुत अच्छा हो रहा है, ना तो बहुत बेकार हो रहा है। कहीं पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो तो कहेंगे ना तो बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, ना तो बहुत बेकार हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। 200 सेंटीमीटर हो
या उससे ज़्यादा हो तो कहेंगे बारिश बहुत अच्छा हो रहा है। अब बताओ 15 सेंटीमीटर कहीं पर वर्षा हो रहा है या इससे कम वर्षा हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर आपको बरकान देखने को मिलेगा। बरकान समझते हैं? यदि आपने सनी देओल की मूवी और बहुत सारे उसमें नायक ने उसमें रोल अपना किया था, अपना किरदार निभाया था बॉर्डर मूव में, अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको रेत के, बालू के, आपको बाराक कुछ इस तरीके से ऐसा बाराक देखने को मिलेगा। ऐसा ऐसा बाराक है, ऐसा ऐसा बाराक देखने को मिलेगा, ऐसा बाराक है। ये पूरे रेत कैसे टीले होंगे एक तरह से, ऐसा रेत के ऐसा देखने, इसमें पैर धस जाता होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसको बाराक करते हैं। बाराक जो होता है अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। इस बात को याद रखिएगा। और अंत में एक बात याद रखिए, जो कि यहाँ पर बारिश होती नहीं है, अब बारिश होती है ना के बराबर होती है, तो थोड़ी बड़ी सरिताएं, थोड़ी बहुत नदियों को कुछ थोड़ी बहुत हमको क्या बारिश समय दिख जाता है। हालांकि यहाँ बारिश होती नहीं है, थोड़ी बहुत दिख जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई नदी आपको नहीं दिखने को मिलेगी जो समुद्र में मिलती हो। निकलती तो है यहाँ पर 2 4 6 ऐसी नदियां, लेकिन समुद्र में मिल नहीं पाती, अपना दम तोड़ लेती हैं। क्योंकि एक जो नदियां निकलती हैं आज नहीं तो कुछ समय बाद उनको समुद्र में तो मिलना ही है, तो कोई नदी मिल नहीं पाती है। लेकिन लूनी नाम की एक नदी है, लूनी नाम की एक नदी है जो समुद्र में ही मिल पाती है। तो लूनी नाम की एक नदी है जो समुद्र में मिल पाती है, कहें रेगिस्तानी क्षेत्र में, एक इसको कहें राजस्थान में, कहें सबसे बड़ा नदी यही है। लोगों को आश, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, लोगों का जीवन, ये लूनी नदी है जो समुद्र में मिल पाती है। तो आपका जो चैप्टर था, इस चैप्टर में मरुस्थल के बारे में इतना ही चीजें जानना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना था। हमको इसमें मरुस्थल में पीएचडी नहीं करना है, बस हमको क्या भारत का जो भौतिक स्वरूप का जो चैप्टर है, हमको बस भारत का एक मोटा मोटा भौतिक स्वरूप देखना है कि पर्वत कैसे हैं, पठार कैसे हैं, मैदान कैसे हैं, मरुस्थल कैसे हैं, द्वीप समूह कैसे हैं, तटी घाट मैदान कैसे, इनका ओवरऑल एक हमको अध्ययन करना था, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो मैं इतना चीजों को यानी यहाँ तक चीजों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यानी इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं आराम से इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये चीजें लिखता हूँ तो इससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखिए। अब पढ़ना हमको तटीय घाट, तटीय घाट, या आप कह लें तटीय मैदान। अब इसको समझाने के लिए मैं भारत का यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ, छोटा सा, इसको इरेज कर। ठीक है, छोटा सा मैं मैप बना दूं। अगर ये हमारा छोटा सा, ये हमारा मैप है भारत का। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिख पा रहा है। जरा मैं कैमरा चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। मैप अच्छा नहीं है लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हमारा भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। अब जो कि इंडिया का मैप है, तो इधर आपके द्वीप समूह भी हैं, इनको क्यों छोड़े। इधर आपके, इसको कभी मत छोड़िएगा, भूगोल के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ये भारत है, तो यहाँ पर ये जो जो कि ये पूरा समुद्र है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। आपका ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, और बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए, तो ये हिस्सा कैसा, ये ऐसा हिस्सा है जो आपका समुद्र से घिरा हुआ है। अब समझिएगा, भारत का ये जो हिस्सा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अब समझिएगा, जो भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा, ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं तटी घाट। जो ढलान टाइप का ना, जैसे भारत है तो जो ढलान है इसको तटी घाट बोलते हैं। और इसके बीच का ये जो जगह है, इसको बोलते हैं तटी मैदान, ये भी बोलते हैं तटी मैदान। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि अगर ये हमारा भारत है, यहाँ पर आपने बड़ा पतला बनाया, यहाँ पे इतना चौड़ा किया, यहाँ पर इतना चौड़ा क्यों, यहाँ पे इतना पतला क्यों? ये गलती से नहीं बना, मैंने जानबूझ के बनाया। क्यों?
क्योंकि एक्चुअल में वास्तविक रूप से हमारा भारत भी ऐसा है। भारत का ये वाला जो घाट है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं और इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को पूरा पश्चिम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल है। तो ऐसा है, नाम उसका पश्चिम बंगाल है लेकिन वो पश्चिम में नहीं पड़ता है। पश्चिम बंगाल वो पूरब में पड़ता है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल नाम है वो पश्चिम में नहीं पड़ता है, पूरब में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल नाम क्यों, इतिहास पढ़ेंगे ना, बताएंगे हम आपको। ऐसा बता देते हैं अभी। जो पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश था ना, इसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था। बाद में हमसे अलग हो गया तो बांग्लादेश बना ना, तो पूर्वी बंगाल इसको कहा जाता था। अब पूर्वी बंगाल से पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, फिर बाद में बांग्लादेश बना। अब समझिएगा, थोड़ा इतिहास में हम ना जाए। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। थोड़ा सा लाइट चली गई, समझने का प्रयास कीजिए। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये जो पूर्वी घाट है ये अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है और ये बहुत पतला है। ऐसा क्यों, ये इतना चौड़ा, क्या किसी ने पीट पीट कर इसको चौड़ा कर दिया? ये इसको इतना पतला क्यों है, कारण जानिए। देखिए, ये जो साउथ इंडिया है यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती हैं, जैसे कि बहुत सारी नदी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कृष्णा है, ऐसी तमाम नदियाँ निकली, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ऐसी नदियाँ। और जितनी भी नदियाँ निकलती हैं ये सब आपके कहाँ पर जाती हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में ये बहती हैं। और जब ये नदियाँ जब बहती हैं तो जो कि मैंने कहा कि नदियाँ जब बहती हैं, बारिश में आप देखते ही हो, जब बारिश होता है तो बारिश क्या करता है, पानी, बारिश का पानी क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर इसको प्रैक्टिकल करना है तो एक गड्ढा खोदो 2 मीटर का, बारिश का पानी हो, उसमें पानी जैसे भरेगा भरेगा भरेगा, बाद में पानी सूख जाएगा, उस घट्टे की गहराई ना आपको 1 मीटर मिलेगा या 1.5 मीटर मिलेगा, 2 मीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आधा कुछ तो भर जाएगा, क्योंकि पानी उसमें जमा हुआ। उस पानी ने रेत, कंकड़, मिट्टी, बालू, दुनिया भर की चीजें ला गए, उसमें निक्षेप किया। तो लाया कहाँ से, कहीं से अपर्दन करके तो लाया ना। ठीक उसी प्रकार ये नदियां जब समुद्र में मिलने से पहले अपर्दन करती हैं, और अपर्दन कर करके क्या किया, यहाँ पर इतने बड़े तटीय मैदानों का निर्माण कर दिया, बहुत चौड़ा मैदानों का निर्माण कर दिया। तो सवाल होता है, क्या यहाँ की जो नदियाँ थी, तापी थी, लूनी थी, माही थी, इस तरह की जो नदियाँ जो भी थी, वो जो पूरा जो पश्चिम में गिरती थी, क्या उन्होंने क्या अपर्दन नहीं किया? उन्होंने भी किया, लेकिन उनकी जनसंख्या कम थी उन नदियों की। अधिकांशतः जो नदियाँ थी ये क्या पूरब में गिरती थी, और इधर की जो अधिकांश नदी, और यहाँ पर पश्चिम में कम नदियाँ गिरा करती थी। कहने का मतलब पश्चिम में कम नदियाँ गिरती थी, इस वजह से अपर्दन कम हुआ। अपर्दन कम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा नहीं बन पाया, यहाँ पर ज्यादा चौड़ा पानी, क्यों, नदियाँ ज्यादा थी। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो कि ये पठार है ना, मैंने कहा था ना कि ये पठार है आपका, ये क्या मैंने कहा था ना कि ये आपका पठार है। ये मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ। इसी में ये क्या है, ये मान लीजिए ये आपका, ये मैंने कहा ना ये आपका क्या पठार है। ये पठार है ना, मैंने कल बताया था पिछले वीडियो, पठार है। तो पठार है, तो यहाँ पर ये जो उनकी जो पर्वतों की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई, ये यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर इनकी ऊंचाई मिलेगी 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इनकी आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। अधिकतम, सामान्यतः औसतन ऊंचाई है, ऊंचाई तो आपको 2000 भी मीटर देखने को मिल जाएगी, ऊंचाई तो आपको 2600 मीटर तक देखने को मिल जाएगी। औसतन ऊंचाई कितनी होगी, 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इनकी क्या आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, 1600 ठीक है। आपको यहाँ पर इनकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी, आपको 900 से लेकर 1600 मीटर तक इनकी ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट पर। जबकि पूर्वी घाट पर इनकी जो ऊंचाई देखने को मिलेगी पठारों को, वो 600 मीटर तक ही देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आएगा तो बात समझ में आएगा। जैसे आप ले लीजिए अन्ना मुड़ी, अन्ना, यहाँ देखिए लिखा ना अन्ना, अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना 2695, लगभग 2700 मीटर है। कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पर है। ये क्या है, पश्चिमी घाट पर है। फिर उसके बाद ले लीजिए डोटा बेटा, 2633 मीटर है, ये कहाँ पर है,
पश्चिमी घाट में है, जबकि पूर्वी घाट की यदि आप एग्जाम्पल लें तो पूर्वी घाट पर अगर एग्जाम्पल लें तो आप महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी ये देख सकते हैं। मतलब इनकी ऊंचाई ज्यादा है, इनकी ऊंचाई कम है। अब दो बातें और मैं आपको बता दूं, दो चीजें। ये तो घाट और मैदान तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, वो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपका जो है भारत है, ये आपका इस तरह से क्या है, ये मैदान है, ये मैदान है, ठीक। अब देखिए जो आपका ये जो मैदान है, यहाँ पे जितने भी आपके पर्वत है वो ऐसा सतत है, एकदम सतत है, सतत। जबकि यहाँ पर ये कटा फटा है, बहुत कटा फटा कटा फटा कटा फटा श्रृंखलाएं यहाँ पर ऐसे एकदम स्पष्ट है, ऐसा है। या मैं ऐसा बना दूं कुछ इस तरीके से, ऐसा है ऐसा है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कटा है फटा है, ऐसा कटा है पटा है, क्योंकि बहुत सारी नदियां निकली, इनको काट दी, कटा फटा सा है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसको कई भागों में बांटा गया। पहला यहाँ पर मुंबई है आपका, मुंबई, तो मुंबई से लेकर गोवा तक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोकण तट। कोकण क्या बोलते हैं, कोकण तट बोलते हैं। फिर इस गोवा से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्र को बोलते हैं कन्नड़ तट बोलते हैं। फिर कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक यहाँ तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। तो इन तटों को तीन भागों में बांटा गया, मुंबई से गोवा तक कोकण तट, गोवा से कर्नाटक तक कन्नड़ तट, कन्नड़ से तमिलनाडु तक मालाबार तट। तीन भागों में इसको बांटा गया है। जबकि आपका ये जो पूर्वी तट है, इसको दो भागों में बांटा गया है। आपका यहाँ से लेकर आपका जो है महानदी घाटी जो है, ठीक है, महानदी घाटी से दक्षिण तक, महानदी घाटी से देखिए इसकी चौड़ाई पर जान लीजिए, महानदी घाटी से नीलगिरी पर्वत तक इसकी चौड़ाई है। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो ये उत्तर का क्षेत्र है, ये वाला है, उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहते हैं। अब यहाँ किसी की सरकार नहीं है, नाम है उत्तरी सरकार कहते हैं। और आपका जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये दक्षिण का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं, अभी मत कीजिए कि जो दक्षिण के क्षेत्र है इसको दक्षिणी सरकार कहेंगे, नहीं। उत्तर का क्षेत्र है इसको उत्तरी सरकार तो कहेंगे, लेकिन जो दक्षिण का क्षेत्र है इसको दक्षिणी सरकार नहीं कहेंगे। इसको फिर तो क्या कहेंगे, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जो महानदी जो आपका डेल्टा है ना, महानदी, वो भारत की सबसे बड़ी, भारत की क्या सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनाती है। क्या बनाती है, खारे पानी की झील बनाती है, जिसको चिल्का झील कहते हैं। महानदी डेल्टा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनाती है, जिसको चिल्का झील बोलते हैं। अब झील नहीं समझ आ रहा कि झील क्या होता है, झील क्या होता है, थोड़ा सा मैं झील को भी बता दूं, तो आपको समझ नहीं आएगा। और इसमें तो सारी चीजों को तो मैंने बता ही दिया। अब इरेज करने के बाद इन सबको जो है मैं झील के बारे में बताता कि झील क्या होता है। देखिए झील को बता देता हूँ, झील क्या होता है। इतना रहने देते हैं, इन्हें हम बता देते हैं। देखिए जो हमारी नदी है वो कुछ ऐसा 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 बहती है। कभी नदी ऐसा सीधा नहीं बहती है। तो पहला सवाल है, नदी ऐसा टेढ़ा क्यों बहती है, सीधा क्यों नहीं बहती है। जो चैप्टर आपका 3 होगा ना, उसमें बताऊंगा कि नदी कभी सीधी क्यों नहीं बहती है, ऐसा टेढ़ा जिगजैग साहब की तरह क्यों बहती है। वो मैं आपको जो चैप्टर 3 पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब सुनिए, जब नदी ऐसे बहती है तो ऐसे जिगजैग जिगजैग करके बहती है। तो जब नदी ऐसा जिगजैग करके बनती है तो इसको बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं, विसर्प। ये जो जिगजैग मोड़ होता है ना, इसको बोलते हैं विसर्प। तो जब नदी इस तरीके से जिगजैग बहती है, तो कभी नदी ऐसा जिगजैग 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 ऐसा बहने लगती है। ऐसा देखिए, जब नदी बहने लगती है तो ऐसा बहने लगती है, जिगजैग करके ऐसा बहने लगती है। ऐसा। अब नदी का पानी जो है इसमें ऐसा ऐसा बहने लगता है।
ऐसा क्या, ऐसा क्या, इस तरह बांधने लगता है, बांधने लगता है, बांधने लगता है, बांधने लगता है, ऐसा 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 बांधने लगता है। अब आपको देख कर नहीं लगता है कि नदी का ये जो विसर्प है, ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, आपस में इतना पास आ गए हैं, इतना पास आ जाते हैं कि जो नदी जो इधर से ऐसा बह के जाती थी, वो अब इधर से ऐसा बनने लगती है, वो इधर से ऐसा ऐसा निकल लेती है, ऐसा रास्ता बन जाती है, वो इधर से ऐसा रास्ता बना लेती है। वो क्या करती है, अब ऐसा ना जाते हुए वो इधर से ऐसा रास्ता बना लेती है, वो इधर से ऐसा रास्ता बना लेती है, क्योंकि इतना पास आ जाती है कि इधर से ऐसा रास्ता बना लेती है, ऐसा रास्ता बना लेगी, ऐसा 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 क्या रास्ता बना लेगी, इस तरीके से क्या, ऐसा रास्ता। जब ऐसा रास्ता बना लेगी तो ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये तो पहले भूमि था, ये पूरा पानी से भर जाएगा, ऐसा पूरा पानी से भर जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा। और जब ये पूरा पानी से भर जाएगा तो इसी को हम झील बोलेंगे, ठीक है। ये जो मोड़ता है इसको बोलते हैं विसर्प बोलते हैं, या कुछ लोग इसको गोखुर, गोखुर, ये गाय का खुर नहीं, गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं, इसको झील बोलते हैं। और ये नदी से टेढ़ी क्यों बहती है, इसको बताने के लिए चैप्टर हमको 3 पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो 3 में बात करेंगे, अभी 2 में बता देंगे, तो तीसरा हम क्या बताएंगे, तीसरे में कुछ छोड़ जाएंगे अगर इसको पता चले जैसे टेढ़ा क्यों बहता है, ठीक है। 3 में बात करेंगे। वो झील क्या था, ये जो झील क्या होता है, विसर्प क्या होते हैं, झरना क्या होता है, ये आपको 3 में पढ़ना पड़ेगा नदी तंत्रों को। लेकिन क्या झील था तो मैं बच्चों को डाउट था कि झील क्या होता है, तो मैं सोचा चलो झील को बता देते हैं कि झील क्या होता है, ठीक है। ये झील होता है, झील तो सबको मालूम है, लेकिन बनता कैसे है वो किसी को नहीं मालूम, या मालूम होगा तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो झील इस तरीके से बनता है। तो आपका ये पार्ट 5 भी हो गया। अब चैप्टर तो खत्म तो हुआ नहीं, 5 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आ गया। अब जो छठवां पार्ट आएगा, अब ये लास्ट होगा। लास्ट क्यों होगा कि इसके बाद हमको केवल द्वीपों के बारे में पढ़ना। आप लोग द्वीप के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी क्योंकि द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। जो आपने कभी सोचा है कि ये जो भारत है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, ये द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, उसको बताएंगे कि इनका निर्माण निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका इन दोनों का निर्माण 2 तरीके से हुआ, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो यह पार्ट 6 में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। और एक बात जाते जाते बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीडीएफ पाने के लिए, पीडीएफ मैं देता हूँ हमेशा, पीडीएफ पाने के लिए आप ओमकार मौर्य क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, बस इतना ही, ओमकार मौर्य क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है, ओमकार मौर्य क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाए और आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ को डाउनलोड करें, उससे अच्छे से पढ़ें, और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पार्ट 6 के लिए मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।